साथियों, इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार। भारत के अंदर इस वक्त धर्म ग्रंथों को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है, अब इसकी पड़ताल की जा रही है। और जो लिखा गया है उसके ऊपर जंग जो छिड़ी हुई है, पूरा भारत इस वक्त उस जंग में शामिल है। ये घमासान शुरू होता है, धर्म ग्रंथों के ऊपर विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं लोग। उसके बाद आरजेडी के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर चंद्रशेखर जब एक बयान देते हैं रामचरितमानस पर, उसके बाद क्या हालात बनते हैं उस पर बात करेंगे एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी से। बसोत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। मैं जानना चाहता हूँ, 6 दिसंबर 2022 में आप बिहार के वैशाली में जाते हैं, वहां पर जाकर के आप लोगों का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा करते हैं और उनको धर्म दीक्षा दिलवाते हैं। उसके बाद देश का माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। क्या हुआ था वहां पर, क्या किया गया था उसमें? देखिए संसार जी, हम बाबा साहब के एक छोटे से वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा पे पिछले 40 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस काम को करते हुए। स्टूडेंट लाइफ से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। पहले मैंने सीखा, फिर ये काम करते रहे। डीके खापड़े जी, यश गाई, जिनका इस दुनिया में नहीं है, 2000 में डेथ हो गई थी। दीना बाना जी, उनकी भी अब 2007-8 में डेथ हो चुकी है। कांशीराम जी, जिनकी 2006 में डेथ हो चुकी है। ये 3 बेसिक लोग थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को सन 1973 में शुरू किया, 78 में जम्मू तक पहुंचे और फिर पूरे भारत में इन्होंने फैला दिया। तो बाबा साहब का एक सपना था कि पूरे भारत को बुद्ध में किया जाए, क्योंकि ये बुद्ध का देश था और बुद्ध ही था। पिछले 700-800 साल पहले ही हमसे ये तथाकथित जो ब्राह्मण खुद को कहते हैं, बाहर से आए यूरेशियन विदेशी जो हैं, उन्होंने हमारे धर्म को कॉपीराइट और पेटेंट करा के अपने कब्जे में कर लिया। हमारे सारे जो बुद्ध विहार थे उन पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हमें जातियों में, वर्णों में बांटकर हमें निस्तो नबूद करने की कोशिश की। तो बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने का संकल्प लेके हम पूरे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं और आए दिन धम्म दीक्षा देते रहते हैं, लोगों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। ऐसा एक कार्यक्रम 6 दिसंबर को वैशाली में था, जहां पे मुझे एज ए मुख्य अतिथि बुलाया गया था और मेरे हाथों ही वो धम्म दीक्षा होनी थी। हजारों लोगों ने उस दिन धम्म ग्रहण किया और हिंदू धर्म से निजात पाई। वहां पर एक रिपोर्टर आए हुए थे, बहुत ही ज्ञानवान रिपोर्टर थे, तो उन्होंने काफी तीखे प्रहार के साथ प्रश्नों मेरे ऊपर दागे। तो मैंने कोई 9-9.5 मिनट का वो इंटरव्यू है, मैंने बड़ी बेबाकी से उसका जो सही और सच्चा जवाब था वो दिया। और हैरानी की बात ये हुई, मुझे नहीं लगता था कि इतनी जागरूकता आ चुकी है भारत में। विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ही 30 लाख के करीब लोगों ने उसको देखा। बड़ा वायरल हुआ वो इंटरव्यू। तो उसमें हमने पूरी तथागत बुद्ध की और हिंदू धर्म की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखी। उसके बाद मुझे और बहुत ज्यादा हर्ष होता है ये कहते हुए कि कुछ दिनों के बाद मैंने देखा डॉक्टर चंद्रशेखर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने एक कार्यक्रम में रामचरितमानस पे अपनी बात रखी और उसमें जो हमारे SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ बातें कही गई हैं, शूद्र अतिशूद्र समाज के खिलाफ, उनको उन्होंने उजागर किया। और इसको काउंटर करने के लिए, जैसा आपको पता ही है, मीडिया तो 100% मेन स्ट्रीम मीडिया जो ब्राह्मण बनिया का ही है, वो चाहे टीवी चैनल्स हो या चाहे अखबारें हो, तो फटाफट सारे चैनल्स और अखबारें बम्बार्डमेंट लेके उन पर टूट पड़े। मेरे ऊपर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूं, मैं तो बड़ा एक छोटा सा अपना सा सिपाही हूं बाबा साहब का। तो हालांकि मेरे ऊपर भी काफी कुछ हुआ उसके बाद, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उतना बड़ा अटैक मेरे पे नहीं हुआ जितना उन पे हुआ। और उनको मार देने की धमकी, उनकी जुबान काटने की धमकी और उनका सर धड़ से अलग करने की धमकियां तक उनको मिलने लगी। तो उसके बाद अच्छा हुआ कि आरजेडी ने एक स्टैंड लिया उनके फेवर में और नीतीश जी की जेडीयू ने भी एक स्टैंड लिया और वो अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं, जिसे एक मैसेज मनुवादियों को चला गया कि नहीं, अब वक्त बदलने वाला है। तो इस तरह से 6 दिसंबर जो कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे जो एक मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के हाथों से एक शुभ कार्य का आरंभ हुआ, वो आज इतनी आगे बढ़ गया है, ये देख के मुझे बड़ा हर्ष होता है। देश के अंदर ये मुद्दा इस प्रकार उठेगा, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ये बयान देंगे, चंद्रप्रकाश मौर्य ये बयान देंगे, चंद्र प्रसाद मौर्य ये बयान देंगे, वो इस मुद्दे को उठाएंगे और पूरे देश में ये मुद्दा जो है उठ जाएगा। ये सोचा था?
नहीं, देखिए ऐसा कोई सोच के कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं किया जाता है संसार जी। जितने भी मिशनरी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। आज तो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के लाखों नहीं करोड़ों में मिशनरी लोग काम कर रहे हैं। और हम जब काम करते हैं निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और अपनी जान को अपने हथेली पे रख के काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे इसके रिएक्शंस क्या होंगे। जब मैंने ये कार्यक्रम किया तो मुझे ये पता था कि बिहार में बहुत बड़ी चिंगारी भड़केगी, ये मुझे थोड़ा आइडिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चिंगारी इतनी जोर से भड़केगी, पूरे भारत में इसका एक धमाका सा होगा। और डॉक्टर चंद्रशेखर जी जैसे बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी इसमें स्टेटमेंट देंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता हमारे समाज के, मैं कहना चाहूंगा बहुत ही बड़े नेता, वो इसमें कूद पड़ेंगे और इतनी बड़ी बात वो कहेंगे जो आज चर्चा में है। और पूरा मीडिया उनको कवरेज दे रहा है और जितनी ज्यादा कवरेज उनको मीडिया दे रहा है काउंटर करने के लिए, मेरा ये मानना है उतना ही हमारा काम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मगर हुआ, इसका हर्ष मुझे है। पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टियां आपके उस कार्यक्रम के बाद उस कार्यक्रम को बढ़ाने में और पूरे देश में उस पे काम करने में लगी हुई है। क्या सोचते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शब्द जो बदले हैं, उनकी शब्दावली में जो बदलाव आया है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किया करते थे, क्या समझते हैं कि अब क्या होगा? देखिए, ये बाबा साहब ने बताया था हमें। अगर आप राइटिंग एंड स्पीचेस उनके पढ़ लें, फुले साहब को पढ़ लीजिए, उन्होंने भी कहा है। सियाजी राय गायकवाड़ जी की भी किताबें हैं, उनमें भी ये रेफरेंस है। छत्रपति शाहू जी महाराज, पैरियर वी रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पैरियर जो हमारे बिहार के हैं, यूपी के हैं, यादव जी, और बहुत सारे जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी हुए हैं, इवन कर्पूरी ठाकुर जी, अगर इन सबको कंबाइन अगर पढ़ें तो इन्होंने बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये देश दो विचारधाराओं में पूरी तरह से बट जाएगा। एक मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, हम इसको कहेंगे। फादर टाइमिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। तो अब एक वो लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इस स्टेटमेंट के बाद सबको लग रहा था कि सपा के जो प्रेसिडेंट हैं अखिलेश यादव, वो उनको शायद पार्टी से ही निष्कासित कर दे, निकाल दें, लेकिन उनको ऊंचे पद पे उन्होंने बिठाया। इतना ही नहीं किया, उन्होंने बकायदा उनको एक जिम्मेदारी दी कि जाति आधारित जनगणना जो बिहार में हो रही है उसको मुद्दा बनाकर आप लोगों में उतरिए। अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करवाती है तो हम सत्ता में आकर पूरे यूपी में करवाएंगे। तो एक नए मुद्दे के साथ वो उतरे। इस बात को मैं और दो रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटीज के साथ जोड़ना चाहूंगा। एक है दिलीप सिंह मंडल जी, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, हमारे आइकन है। दूसरे हैं शंभू कुमार सिंह जी, वो भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े हमारे आइकन हैं। ये दोनों लगातार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो प्रेसिडेंट है उनको समझाते रहे कि आप जितनी सीटें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दे रहे हो, 100 से ज्यादा सीटें दे रहे हो, असेंबली इलेक्शन जो भी हुए इसमें यूपी में, उन्होंने कहा आप चाहे सारी की सारी सीटें इनको दे दो, 403 की 402 या 402 सीटें वहां पे, 402 की 402 सीटें चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दे दो। यूपी का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपको वोट नहीं देगा जब तक भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिंदा हैं। वो उनकी अपनी पार्टियां हैं, वो उनको वोट देंगे, आपको कभी नहीं देंगे। लेकिन अखिलेश जी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी, इन दोनों महान हस्तियों ने कही थी, दिलीप सिंह मंडल जी ने भी और शंभू कुमार सिंह ने भी, कि यही 100 से ज्यादा सीटें अगर आप SC ST OBC में, और खास करके OBC का जो जिसको MBC बोलते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जो कमी वर्ग जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप दे दोगे तो आप बिना किसी शक के आने वाले चीफ मिनिस्टर हो। जैसे नाई, जीवर, कुम्हार, तेली, ये जो मौर्य, कुशवाहा, ये इनको 100 से जो ये भी इनमें बांट दीजिए, क्योंकि भाजपा वही कर रही थी और अखिलेश नहीं कर रहे थे। हालांकि भाजपा मनुवादियों की पार्टी थी, अखिलेश समाजवादियों की पार्टी थी, लेकिन अखिलेश जी को तब ये बात समझ में नहीं आई। उसके बाद नीतीश जी को भी ये बात तब समझ में आई जब नीतीश जी ने देखा कि उन्हीं की पार्टी को तोड़कर भाजपा उनको खत्म करना चाहती है। और ये बात बार बार दिलीप सिंह मंडल कह रहे थे, शंभू कुमार सिंह भी कह रहे थे। तो अल्टीमेटली चलिए, नीतीश जी को जब समझ में आया तो उन्होंने उनका साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ आए, फिर से सरकार बना ली। और अब चंद्रशेखर जी के इस बयान पे उन्होंने जब मुहर लगा दी, उनको और मजबूती दी। और यहां पर अखिलेश जी ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा साथ दिया, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं, अगर इसी विचारधारा के साथ बाकी OBC SC ST की राजनीतिक दल भी जुड़ जाएं, जैसे शरद पवार जी हैं, इवन शिवसेना वाले भी OBC नहीं है, लोगों को कम पता होगा, महाराष्ट्र के और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर ये सारे जुड़ जाते हैं, यहां पर भी हमारे पंजाब के भी हैं और जम्मू कश्मीर से भी बाकी भी OBC के SC ST के लोग अगर इस विचारधारा से जुड़ जाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं
अगला मुख्यमंत्री तो सारी स्टेटों के आएंगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से, अगला प्रधानमंत्री और अगला राष्ट्रपति दावे से कह सकता हूं समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, शरद यादव की कांग्रेस जो है और बाकी जो पार्टियां हैं इन्हीं के बनेंगे 100%। हो सकता है अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर हो सकता है नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ये पॉसिबल है अगर इसी लाइन पे अंबेडकरवादी लाइन पे ये आगे चलते रहे और इस तरह से धर्म ग्रंथों की पोल खोल जारी रही और धर्म से हमारे एससी एसटी ओबीसी का मोह भंग होता रहा। क्योंकि मैंने देखा पिछले दिसंबर 6 से लेकर आज तक करोड़ों ओबीसी जो है भाजपा और आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों को छोड़कर इधर आ गए, हमारी साइड आ गए। ये कार्यक्रम अगर और एक साल चलता रहा तो 24 की पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये मिरेकल देखने को हमें मिल सकता है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं। आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर में इसका असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जम्मू कश्मीर में यहां से आप उठ करके वैशाली में जाते हैं, वहां पर धम्म दीक्षा देते हैं, यहां पर मेरे ख्याल से 30 साल से ज्यादा हो गए हैं लोगों को समझाते, प्रचार करते, चीख चीख कर आप कहते हैं कि समझ जाइए आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं है। क्या अब इन लोगों को आपकी बातें समझ आने लगी है? अब ये जागने लगे हैं, अब बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। संसार जी देखिए, जब मैंने ये काम शुरू किया था, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा। ओबीसी के घर में जाके जब हम ये बात छेड़ते थे तो पानी का गिलास जो उन्होंने हमें पीने के लिए दिया होता था हमारे हाथ से वो छीन लेते थे। चाय रखी हुई आगे से उठा देते थे कि तो यहां तक कह देते कि आप खुद चले जाएंगे, धक्के मार के आपको घर से निकाल देंगे। 40 साल पहले ओबीसी के घरों में ये ट्रीटमेंट मिलता था। आज दबे शब्दों में हर ओबीसी हमारी प्रेज कर रहा है, हर एससी एसटी हमारे साथ है, हर माइनॉरिटी हमें सपोर्ट कर रहा है। और आज हालात ये हैं कि बंद कमरे में 100-100 200 लोग हमारे साथ बैठ के 3-3 4-4 घंटे चर्चा कर रहे हैं, वो सच जानना चाहते हैं। और हमने धम्म दीक्षा जम्मू में भी तो लगातार हम हर साल दे रहे हैं और हजारों की तादाद में दे रहे हैं। अभी तो बनते सुमित रतन जी जब आए थे तभी तो हमने हजारों लोगों को दीक्षा दी, अभी हाल ही में पीछे की ये बात है। तो ये लगातार कार्यक्रम अब चल रहे हैं। मेरा ये मानना है वो वक्त आ चुका है कि अब मूल निवासी बहुजनों को इस देश की शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और उसके साथ पूरे भारत के साधनों संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेना चाहिए, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें नहीं बख्शेंगी। हम तो बाबा साहब का नाम फख्र से लेते हैं ना, छाती ठोक के। हम तो फुले साहब का, माता सावित्रीबाई फुले का, प्यारी अलीवी रामा स्वामी नायकर का, मैं किसका नाम लूं, कबीर जी का, रैदास जी का, सैन जी का, दन्ना जाट का, संत पीपा, संत गोरे जी महाराज, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, तुकाराम, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, संत चोखा मेला। तो हम उनका नाम लेते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूलता है, चेहरे पे रौनक आ जाती है। अरे छाती पे गोली भी लगी हो तो मुस्कुराते हुए मरने को दिल करता है जब हम इन महामानवों का नाम लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं। तो मैं ये दावे से कहता हूं अगर आज भी एससी एसटी ओबीसी नहीं संभला तो इनकी पीढ़ियां, इनके लगे हुए घरों में जो फोटो है ना वो उतार के नीचे जमीन पर रख के रोज जूते से पीटेंगी और रोएंगी इनके होने ना होने पर। और खास करके वो एससी एसटी ओबीसी जो भाजपा में, आरएसएस में, कांग्रेस में और बहुवादी पार्टियों में बैठे हैं, इनको वो दलाल और दल्ले की संज्ञा देकर पक्का पीटेंगी और गालियां देंगी, इन पर दोहे लिखेंगी, इन पे गाने लिखेंगे और इनको बदकारी की नजर से देखेंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूं। मगर मुझे उम्मीद है अब हमारे जो भाई बंधु वहां भी बैठे हैं वो भी बातों को समझ रहे हैं और बड़ी जल्दी वो हमारे खेमे में आने वाले हैं। अब मनुवादी जो 2-3% है, 4 होगा, 5 होगा, इससे ज्यादा नहीं है, वो अब एक सिमट रहा है। आज देखिए क्षत्रिय राजपूत भी अपने हक की बात कर रहा है, आज देखिए वैश्य बनिया भी अपने हक की बात कर रहा है। तो इससे मुझे लग रहा है कि अब ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी आइसोलेट हो जाएंगे और आने वाले वक्त जो है इस भारत का वो कानून का राज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनको पीटेंगे या हम इनसे बदला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब का संविधान सबको एक जैसा अधिकार देता है। हम संविधान से राज चलाएंगे, बीजेपी की तरह नहीं करेंगे कि सिलेक्टिव टारगेट जो है सीबीआई उसके जगह रेड करेगी, आईबी उसके बाद रेड करेगी। अरे भाई अगर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो गलत नहीं है तो उसका लीगल रिकोर्स ले, लीगल रिकोर्स अवेलेबल है ना, एज ए सिटीजन सबके पास है, मेरे पास भी है, तो ले। या उन पर जो तोहमतें अब तक लगती आई हैं, वो चाहे गोधरा कांड हो या उसके बाद हरेन पांड्या से लेके जितने भी मर्डर उन पे एलिगेशन लगते आए हो, या फिर अभी जो अडानी वाले मसले में उन पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं, तो क्यों नहीं जेपीसी बिठाई? उन्होंने बिठाई जेपीसी से करवा लें अपना इन्वेस्टिगेशन।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल्टीमेटली नो वन इज अबव लॉ, बट बीजेपी कहती है नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज अबव लॉ। बीजेपी का तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अबव लॉ है। वो रेप कर दे तो संस्कारी, बलात्कार को संस्कारी कहता है कोई, भाजपा वाले वो भी कहते हैं। तो कत्ल कर दे तो इनका हीरो बन जाता है। जो सड़क पे खड़े होकर कहता है गोली मारो फलानों को टकमुकानों को, वो इनके कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इस तरह का कल्चर भारत के संविधान में बाबा साहब ने कहीं नहीं दिया। ये संविधान का हाईजैक है, ये संविधान का उल्लंघन है, सीधा सीधा संविधान को ध्वस्त करने का कार्यक्रम है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अब हमारे SC ST OBC इनके फोल्ड से बाहर निकलाएं, ताकि इनको इनकी औकात दिखाई जा सके और हम बाबा साहब के संविधान से, कानून के राज से इस देश को चलाएं। सबके लिए शिक्षा का, एक जैसी शिक्षा का, एक जैसे स्कूल, एक जैसा सिलेबस, दुनिया का बेहतरीन तर्कशील और विज्ञानवादी सबके लिए हो, सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं हो, सबके लिए रोजगार हो, सबके लिए पर्सनल सिक्योरिटी का, जैसे 3 मिनट में चौपर लेके पुलिस आ जाती है इंग्लैंड में, यहां भी आए, और रूल ऑफ लॉ का राज हो। वो तभी संभव है जब संविधान से देश चले, ना कि कुछ लोगों की अपने विम्स एंड फैंसीज, अपनी मर्जी से राज चले। वैसा नहीं होना चाहिए। RSS के एजेंडे पे, हेडगेवार के एजेंडे पे, गोलवलकर के एजेंडे पे ये देश ना चले, सावरकर के एजेंडे पे ये देश ना चले, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे ये देश चले। ये हमें इंश्योर करना होगा, और रूल ऑफ लॉ से ये देश चले, तभी हम दुनिया के विश्व गुरु बन सकते हैं, अन्यथा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। अब देश की व्यवस्था बदलने लगी है। राजनीतिक गलियारों में जो शोर है, उस शोर को सुनिए और सुन करके ये समझिए कि बदलाव किस चीज का है। अब धार्मिक गुलामी से लोग आजाद होने लगे हैं, और ये आजादी लोग चाहते हैं। ये शिक्षा ही है जिसने आजादी की ओर चलने की आप लोगों को रास्ता, मार्ग दिखाया है। अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो आप समझिए कि आप लोग क्या इस रास्ते पर चल पाते, क्या आपकी बुद्धि इतना विकास कर पाती, क्या आपको उन धर्म ग्रंथों के बीच में क्या लिखा है उस पर विश्लेषण कर पाते, उस पर टिप्पणी कर पाते। ये शिक्षा ही है जो छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये लड़ाई, ये जंग अब 2 हिस्सों में है, या आर या पार होगा। ये लड़ाई तलवार की नहीं, ये शब्दों की और कलम की लड़ाई है। इस लड़ाई में अब कौन जीतता है और देश के अंदर क्या माहौल बनता है, ये आने वाले समय में, आने वाले 2024 के इलेक्शन में सबको समझ में आ जाएगा। अगर अब नहीं तो फिर आगे कभी नहीं, ये समझ लीजिए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सके हम वो खबरें जो आपसे छुपाई जाती हैं, आपको नहीं दिखाई जाती।